नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। बयान को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं में नाराजगी और आक्रोश देखने को मिल रहा है। कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया, जबकि पार्टी नेताओं की ओर से भी बयान की निंदा की जा रही है। मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक अनिल कुमार ने अखिलेश यादव के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को इस तरह का बयान देना शोभा नहीं देता। अनिल कुमार ने कहा कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने भी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को अपनाकर राजनीति की थी। ऐसे में अखिलेश यादव का बयान उनकी समझ से परे है। मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं और अनुयायियों को इस बयान से ठेस पहुंची है। उन्होंने दावा किया कि इसका राजनीतिक खामियाजा समाजवादी पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। हालांकि अनिल कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि जयंत चौधरी का नाम उन्होंने नहीं जोड़ा, बल्कि मीडिया की तरफ से बयान को जयंत चौधरी से जोड़कर प्रस्तुत किया गया है। एक पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा एक बयान दिया गया जयंत चौधरी जी को लेकर, चवन्नी बताया, इसको लेकर क्या कहेंगे? चवन्नी को देखो, ये जो कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया है वो नितांत ही आपत्तिजनक भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। ऐसा बयान किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को देना शोभा नहीं देता। और जो बात उन्होंने कही है, उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि समाजवादी पार्टी, उनके जो संस्थापक रहे समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव जी ने भी चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठ कर राजनीति की, उसी विचारधारा को लेकर वो भी चले थे। अब मुझे समझ में नहीं आता समाजवादी पार्टी के लोग किस प्रकार का बयान दे देते हैं। अभी हाल में आप देख लो, शिवपाल यादव जी ने एक बयान दिया था, आजम खान साहब को वो बनाएंगे गृह मंत्री। उसके अगले दिन अखिलेश यादव जी ने कहा कि कोई भी हमारी पार्टी का नेता कोई बयान नहीं देगा, और उसके बाद खुद दे दिया। तो इस बात को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा भी है, आक्रोशित है इस बात को लेकर, और इसका खामियाजा निश्चित रूप से इनको आने वाले 2027 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। हाँ, सही बात है। जो भाई जो राष्ट्रीय लोकदल का जो कार्यकर्ता है, जो अनुयायी है, निश्चित रूप से ठेस पहुंची है। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए कहा है, तो लोकदल वाले क्यों जो से जोड़ रहे हैं जयंत चौधरी से? ये तो आपने जोड़ा, मीडिया वालों ने, हमने थोड़ा जोड़ा। मीडिया वालों ने चला के जयंत चौधरी जी कही है बात, तो हम जवाब दे रहे हैं उसका। आपकी तो बात का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने नाम लिया नहीं लिया, लेकिन आपने तो स्पष्ट लिख दिया ना। वहीं जयंत चौधरी को लेकर अखिलेश यादव के कथित चवन्नी वाले बयान से उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बयान के बाद राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। मुजफ्फरनगर में आरएलडी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के बयान के विरोध में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने सर्कुलर रोड स्थित पार्टी कार्यालय से महावीर चौक तक जुलूस निकाला। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि जयंत चौधरी के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया वो उन्हें स्वीकार्य नहीं है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर भविष्य में भी इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया तो अखिलेश यादव का विरोध और तेज किया जाएगा और उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे। तो राष्ट्रीय लोकदल के युवा छात्र नेता बिलाल राणा ने कहा कि पुतला दहन अखिलेश यादव की कथित अमर्यादित भाषा के विरोध में किया गया है। उन्होंने कहा कि आरएलडी कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के खिलाफ ऐसी भाषा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिलाल राणा ने दावा किया कि इस बयान से किसान, युवा और छात्र वर्ग में भी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी कार्यकर्ता आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में इसका राजनीतिक जवाब जरूर देंगे। मेरा नाम बिलाल राणा है, मैं राष्ट्रीय लोकदल से छात्र नेता। आपने आज अखिलेश यादव का पुतला फूका है, क्यों फूका, क्या कारण? पुतला फूकने का ये कारण है, उनकी जो अमर्यादित भाषा थी उस पर हमने उनका पुतला फूका है। जो उन्होंने कहा है, उनकी इस भाषा का शैली का, बहुत गंदी भाषा शैली का प्रयोग किया है उन्होंने, इस पर हमने उनका पुतला फूकने का काम किया है। कहाँ पे आज अपना पुतला फूका? हमने महावीर चौक पर पुतला फूकने का काम किया उनका। क्या विरोध करना चाहते हैं आप लोग? हम लोग विरोध ये करना चाहते हैं कि आगे से ऐसी अमर्यादित भाषा ना हो, और इसी वजह से हमने उनका पुतला फूका। और अगर ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो उनका विरोध भी करा जाएगा, उनको झंडे दिखाने का भी काम करेंगे। किसके बारे में उन्होंने? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी के बारे में उन्होंने ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। क्या कुछ कहा है? बस मैं इस ऐसी गंदी भाषा का मैं प्रयोग नहीं करता, ना मैं कहूँगा, लेकिन हाँ उनका विरोध रहेगा। और उन्होंने 2022 में भी यही अहंकार दिखाया था, इसी अहंकार का परिणाम उन्होंने 2022 में भुगता है। और अब
26 में उन्होंने ये अहंकार दिखाया, तो आने वाले चुनाव में 2027 के उसी अहंकार का जो है भुगतेंगे पूरा। तो 2027 के चुनाव होगा, उसमें भी विरोध रहेगा? पूरा विरोध करेंगे जी, खुल के पूरा विरोध करेंगे। और खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो उनका पूरा विरोध रहेगा खुल के उनसे, क्योंकि उनसे इस टाइम इस जो उन्होंने बयान दिया है, किसान, युवा, छात्र सब नाराज हैं और इसका भारी रोष है, और इस रोष के चक्कर में उनसे बहुत बुरा मामला बनेगा। वहीं बुलंदशहर पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने विभिन्न मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की तरफ से मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जहां भी अन्याय और अत्याचार होगा वहां नौजवानों के प्रदर्शन जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि लोग अपने अधिकारों को लेकर सड़कों पर उतरते रहेंगे। बाबा रामदेव के सरकारी नौकरियों में 99% तक घोटाले होने वाले बयान पर श्यामलाल पाल ने कहा कि जब तक घोटाले चलते रहेंगे आंदोलन भी जारी रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में आरक्षण को लेकर बड़ा घोटाला किया गया है। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने पेपर लीक के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक के जरिए किसान और मजदूरों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बड़े पूंजीवादी लोग पेपर खरीद लेते हैं और मेहनत करने वाले युवाओं का भविष्य अंधकार में डाल देते हैं। अमित शाह के पाप वाले बयान पर पल में पलटवार करते हुए कहा कि पाप कौन कर रहा है, अपने मन को टटोलें। उन्होंने आरोप लगाया कि संविधान के मुताबिक पिछड़ी जातियों की नौकरियों पर डाका डाला गया है। पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज, मुकदमे और जेल भेजने की कार्रवाई को उन्होंने बड़ा पाप बताया। सर, आज बुलंदशहर आए हैं आप, क्या है प्रोग्राम? बुलंदशहर के खुर्जा विधानसभा में समाजवादी कार्यकर्ता सम्मेलन रहा, और उस सम्मेलन के माध्यम से ये बताना रहा जरूरी कि भारत के संविधान के मुताबिक आरक्षण का घोटाला वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत बड़ा किया है, और साथ ही साथ जो गरीब आदमी 18 से 24 घंटे खेतों खलिहानों में सड़कों पर काम करके अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करता है, उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ये सरकार पेपर लीक करके कर रही है। बड़े बड़े पूंजीवादी व्यवस्था के लोग पेपर को खरीद लेते हैं और गरीबों का भविष्य अंधकार। वहीं मुजफ्फरनगर में दुकान पर देर से पहुंचना एक नौकर को भारी पड़ गया। आरोप है कि दूध पहुंचाने में देरी होने पर दुकान संचालक ने अपने नौकर की बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि नौकर के देर से पहुंचने पर दुकान संचालक नाराज हो गया और उसने नौकर को सजा देने के नाम पर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। वीडियो में नौकर की पिटाई का घटनाक्रम साफ दिखाई दे रहा है। हैरानी की बात यह है कि यह घटना खालापार थाना के ठीक सामने की बताई जा रही है और थाने के सामने हुई इस घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों के बीच घटना को लेकर चर्चाएं हैं और पुलिस की मौजूदगी के बावजूद इस तरह की दबंगई पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामला चर्चाओं में है। पुलिस की ओर से घटना को लेकर क्या कार्रवाई की गई है, इसकी जानकारी का इंतजार है। मामले की पूरी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आ सकेगी। वहीं ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 92वीं बोर्ड बैठक में विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में मेडिकल हब, ताइवान सिटी और फार्मा क्लस्टर समेत कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। वित्तीय वर्ष 2026 और 27 में 31 जुलाई तक प्राधिकरण की कुल प्राप्तियां 1853.74 करोड़ रुपए रही, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 90.25% अधिक है। औद्योगिक और मिक्स लैंड योजना से 1195.99 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई। सेक्टर 13 और 14 में करीब 500 एकड़ भूमि पर मेडिकल हब और सेक्टर 14 में 480 एकड़ में यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित करने की योजना को आगे बढ़ाया गया है। सेक्टर 34 में आधुनिक मंडी और सेक्टर 23D में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के लिए भूमि चिन्हित की गई है। नोएडा एयरपोर्ट के पास सेक्टर 23C में अंतर्राज्यीय बस अड्डे के लिए भी भूमि चिन्हित करने का निर्णय लिया गया। सेक्टर 6 में 300 एकड़ में ताइवान सिटी और 100 से 125 एकड़ में फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित करने का प्रस्ताव मंजूर हुआ है। मेडिकल डिवाइस पार्क में अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाली टेस्टिंग फैसिलिटी को भी मंजूरी मिली। साथ ही आगरा में करबन नदी पर कलवर्ट माइनर ब्रिज निर्माण को मंजूरी दी गई। किसानों से भूमि खरीद दरों में भी संशोधन किया गया। वहीं मुजफ्फरनगर में जरूरतमंद और दिव्यांग जनों के आवागमन को आसान बनाने की दिशा में सराहनीय पहल की गई। विधायक पंकज मलिक और गुलशन पॉलीऑल्स लिमिटेड के सहयोग से CSR फंड के तहत 10 आधुनिक मोटराइज्ड ट्राईसाइकिलों का निःशुल्क वितरण किया गया। कार्यक्रम में विधायक पंकज मलिक ने कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन्हें दिव्यांगजनों की समस्याओं और आवागमन में आने वाली परेशानियों की जानकारी मिली थी। उनकी जरूरतों को देखते हुए यह सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।
तो गुलशन पॉलियोल्स के प्रतिनिधि अनिल सिंह और चेयरमैन डॉक्टर चंद्र कुमार जैन के सहयोग से लाभार्थियों को आधुनिक सुविधाओं से लैस ट्राईसाइकिलें उपलब्ध कराई गई। इन मोटराइज्ड ट्राईसाइकिलों में रिवर्स गियर और ऑटोमेटिक फीचर्स जैसी सुविधाएं हैं, जिससे दिव्यांगजनों को आने जाने में काफ़ी सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम में मुजफ्फरनगर से सांसद और समाजवादी पार्टी नेता हरेंद्र मलिक भी मौजूद रहे। ट्राईसाइकिल मिलने पर मुकुंदपुर निवासी कालू सिंह, बुढ़ीना कला निवासी बबली कुमार और जोविंदर तथा चरथावल कस्बे की शाकिरा समेत सभी लाभार्थियों ने खुशी जताई। उन्होंने विधायक पंकज मलिक और सहयोगी संस्था का आभार व्यक्त किया। लाभार्थियों ने कहा कि इस सहायता से उनकी रोजमर्रा की आवाजाही आसान होगी और वो अधिक आत्मनिर्भर बन सकेंगे। आज जो हमारे चलने में मजबूर लोग हैं, नहीं चल पाते, उनके लिए गुलशन पॉलिकल की ओर से, गुलशन वालों के सहयोग से CSR फंड का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने आज जरूरतमंद लोगों को ट्राईसाइकिल्स भेंट की है, जिससे उनका जीवन सुगम हो सके, आसान हो सके, चीजें उनके पहुंच में आ सके, उनके आने जाने का एक साधन हो सके। अभी 10 का है और आगे भी हम लोग, पहले भी हम लोगों ने बांटी थी और बांटते रहेंगे। कैसे मन में आया? बहुत गंभीर विषय है, विकलांगों के बहुत सारे कोई जनप्रतिनिधि नहीं सोचता है। आपने बहुत सारे जरूरतमंद लोग जब क्षेत्र के भ्रमण पर हम लोग जाते थे तो हमें मिलते थे, उनकी स्थिति बुरी रहती थी और बेचारों को साधन था नहीं चलने का। उनकी जरूरत को देखते हुए, उनकी पीड़ा को समझते हुए हम लोगों ने ये फैसला लिया और लगातार इसमें हमारे गुलशन जी का जो ग्रुप है ये सहयोग करता रहा और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये सब सहयोग करते रहेंगे और हम इस तरह के लोगों की मदद करेंगे। क्या मैसेज देने की कोशिश है इस तरह की पहल से? यही है, जरूरतमंद व्यक्ति की जरूरत को पूरा करना एक जनप्रतिनिधि का धर्म है और हम उसी के रास्ते पर चलेंगे। वहीं मुजफ्फरनगर की फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या 3 के पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर अपने सख्त फैसलों को लेकर एक बार फिर चर्चाओं में है। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले से सुर्खियों में आए न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने मुजफ्फरनगर में कई संगीन हत्याकांडों में दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। दिसंबर 2025 में बरेली से स्थानांतरित होकर मुजफ्फरनगर पहुंचे न्यायाधीश दिवाकर की अदालत ने अप्रैल से अगस्त 2026 के बीच 9 संगीन मामलों में कुल 22 दोषियों को मृत्युदंड सुनाया है। इसमें अधिवक्ता समीर सैफी हत्याकांड, शेखर हत्याकांड, राजेश देवी हिमांशु हत्याकांड, राजेंद्र सैनी हत्याकांड, होमगार्ड रतिराम हत्याकांड, राजवीर सिंह हत्याकांड, किसान राज सिंह हत्याकांड, सलीम हत्याकांड और पवन हत्याकांड शामिल है। सरकारी अधिवक्ता कुलदीप कुमार के मुताबिक इन सभी मामलों में अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि कई मामलों को अदालत ने अत्यंत गंभीर श्रेणी का माना। न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर इससे पहले वाराणसी के ज्ञानवापी मामले को लेकर भी चर्चाओं में रहे। मुजफ्फरनगर में लगातार सामने आए इन सख्त फैसलों के बाद न्यायाधीश एक बार फिर सुर्खियों में है। सर, जज साहब कब मुजफ्फरनगर में चार्ज लिया था और जब से अब तक कितनी सजा इन्होंने सुना दी? हाँ, जज साहब हमारी ADJ FTC 3rd कोर्ट में नवंबर में आए थे 2025 में और 2025 से आने के बाद इन 6-7 महीने में जज साहब ने 22 लोगों को 9 मामलों में 22 लोगों को सजा, फांसी की सजा सुनाई है। और सबसे पहली सजा जो है तो समीर सैफी वाले मामले में सुनाई थी, जिसमें एक एडवोकेट की हत्या कर दी थी। ये सज़ा 6 अप्रैल 2026 में सुनाई थी और दूसरी सज़ा शेखर हत्याकांड में सुनाई थी, 28 अप्रैल 2026 को सुनाई गई थी। तीसरी सज़ा राजेश देवी हिमांशु हत्याकांड में सुनाई गई थी, ये 30 मई 2026 में सुनाई गई थी। चौथी सज़ा राजेंद्र सैनी हत्याकांड में सुनाई गई थी, ये सज़ा 20 जून 2026 को सुनाई गई थी। 5वीं सज़ा होमगार्ड रतिराम हत्याकांड में सुनाई गई थी, 2 जुलाई 2026 को सुनाई गई थी। 6ठी सज़ा राजवीर हत्याकांड में सुनाई गई थी, ये 6 जुलाई 2026 में सुनाई गई थी। 7वीं सज़ा राज सिंह हत्याकांड में सुनाई गई थी। वहीं नोएडा के पास चलती कैब में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कैब सड़क पर चल रही थी, तभी अचानक उसमें आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के दौरान कैब में तेज धमाका भी हुआ, जिसके चलते गाड़ी के शीशे टूट गए। धमाके और आग की लपटों को देखकर मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत रही कि आग लगने का एहसास होते ही चालक ने समय रहते कैब से छलांग लगा दी और अपनी जान बचा ली। हादसे में चालक को किसी गंभीर चोट लगने की सूचना नहीं है। घटना में कैब पूरी तरह से आग की चपेट में आ गई। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी तरह की
जनहानि की खबर नहीं है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। शुरुआती तौर पर वाहन में तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है। घटना का वीडियो या अन्य जानकारी सामने आने के बाद ही हादसे की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी। वहीं गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक 17 अगस्त को दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 446/26 में वांछित 2 आरोपी दोबारा वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने CHSP स्कूल के पास चेकिंग अभियान शुरू किया। इसी दौरान बाइक पर सवार 2 संदिग्धों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी बाइक मोड़कर भागने लगे और पीछा किए जाने पर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें अमन नाम के आरोपी के पैर में गोली लग गई। वहीं उसके साथी अरुण को पुलिस ने मौके पर गिरफ्तार कर लिया। घायल अमन को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ के बाद आरोपियों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, कारतूस और खोखा कारतूस भी बरामद किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों आरोपी 17 अगस्त को हुई फायरिंग की घटना में वांछित थे और दोबारा वारदात की फिराक में घूम रहे थे। फिलहाल पुलिस ने अरुण को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि घायल अमन का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आज दिनांक 17 अगस्त 2026 को थाना विजयनगर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 446/26 में वांछित अभियुक्त जो कि कल एक फायरिंग की घटना कारित करके फरार चल रहे थे, जरिए मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि वो वापस से घटना कारित करने के लिए निकले हैं। उस सूचना पर तत्काल थाना विजयनगर पुलिस द्वारा CHSP स्कूल के पास चेकिंग कराई गई। उक्त चेकिंग के दौरान 2 लड़के मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रुकने का इशारा दिया गया। उनके द्वारा गाड़ी मोड़ के भागने लगे और भागते हुए पुलिस टीम पर उन्होंने फायरिंग की। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसका नाम अमन है, तथा दूसरा अभियुक्त जिसका नाम अरुण है उसको मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त के पास से एक अदद मोटरसाइकिल, 2 अदद तमंचे, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस मिला है। घायल अभियुक्त को जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं शामली में कोतवाली पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 25,000 रुपए की नामी वांछित बदमाश गौतम पुत्र आजाद निवासी लिलोन को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में गौतम के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस के अनुसार 17 और 18 अगस्त की मध्य रात्रि सिंभालका अंडरपास के नीचे चेकिंग के दौरान मेरठ की ओर से बाइक पर आ रहे गौतम को रोकने का प्रयास किया गया। आरोप है कि उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और बलवा चौराहे की ओर भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया तो आरोपी बलवा गांव की ओर जाने वाले चक्रोड़ पर मुड़ गया। इसी दौरान बाइक फिसलकर गिर गई। पुलिस का दावा है कि इसके बाद आरोपी ने दोबारा फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने गोली चलाई और उसके पैर में गोली लग गई। पुलिस ने मौके से एक तमंचा, 2 खोखे, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की है। गौतम जानलेवा हमले के मुकदमे में वांछित था और उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। पुलिस के मुताबिक उसके खिलाफ विभिन्न थानों में 13 मुकदमे दर्ज हैं। आज दिनांक 17 अगस्त 2026 को सिंभालका पुल के नीचे कोतवाली पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। तभी एक पैसन बाइक पे एक व्यक्ति सवार हुआ, मेरठ रोड से आ रहा था। पुलिस द्वारा उसको रोकने का प्रयास किया गया, किंतु वो रुका नहीं और बलवा चौक की तरफ भागा। पुलिस द्वारा पीछा करने पर उसके द्वारा पुलिस पे फायरिंग की गई। बचाव में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई और वह व्यक्ति बाइक से गिर गया और उसके दाहिने पैर में गोली लगी। इसकी शिनाख्त करने पर पता चला इसका नाम गौतम पुत्र आज़ाद है, जो लिलोन का रहने वाला है, कोतवाली शामली का ही है। इसके खिलाफ पहले से लगभग 13 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 4 हत्या के भी मुकदमे दर्ज हैं। यह कोतवाली में ही दर्ज मुकदमा 295/26 में हत्या के प्रयास में वांछित था। उस घटना में इसका जो साथी था विनीत, उसी समय पकड़ा गया था। उसी समय से ये फरार चल रहा था। इसके पास से 315 बोर का एक तमंचा बरामद हुआ, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए और 2 खोखे बरामद हुए। इस प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वहीं मुजफ्फरनगर में सोमवार शाम भोपा रोड पर दर्दनाक हादसा हो गया। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में MDA की स्ट्रीट लाइट का पोल लगाने के दौरान ठेकेदार का कर्मचारी बंटी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। करंट लगने से वो गंभीर रूप से झुलस गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर नाराजगी जताई और मुआवजे समेत अन्य मांगों को लेकर हंगामा किया। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि मृतक बंटी की करीब 4 महीने पहले ही शादी हुई थी। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। CO नई मंडी सुनील कुमार के मुताबिक बंटी मुस्तफाबाद का रहने वाला था और स्ट्रीट लाइट का पोल लगाने का काम कर रहा था।
पोल ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिसके चलते करंट लगने से उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक परिजनों को समझाकर कानूनी प्रक्रिया में शामिल कराया गया और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने बताया कि फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और यातायात सामान्य रूप से चल रहा है। परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, अवगत कराना है कि आज एक व्यक्ति जिनका नाम बंटी था, उनके पिताजी का नाम हरिओम था, मुस्तफ़ाबाद थाना नई मंडी के निवासी थे। ये आज बिजली का काम कर रहे थे और ये जो स्ट्रीट लाइट होता है, हाइड्रा की मदद से ही स्ट्रीट लाइट लगा रहे थे। स्ट्रीट लाइट ऊपर जो अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तार है, तार से इनकी जो खंभा था वो टच हो गया, जिसकी वजह से उनको करंट लग गया और उसकी वजह से उनको दुर्घटनाग्रस्त हो गए। उसके बाद परिजन आए और वो कुछ उनके बीच नाराज़गी थी और कानूनी प्रक्रिया में फिर बाद उनको समझा बुझा के कि कानूनी प्रक्रिया में इनको पार्टिसिपेट कराया गया और ये अग्रिम वैधानिक कार्रवाई के लिए पंचायतनामा कार्रवाई भी की गई है। मौके पर शांति व्यवस्था है, यहाँ पे कोई जाम की स्थिति नहीं है, सब कुछ ठीक है। परिवार के लोग शांतिपूर्ण तरीके से डेड बॉडी के आगे पंचायतनामा और जो अंतिम संस्कार के लिए सब राजी हो गए हैं और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कुछ मांग की थी परिवार ने, क्या कुछ मांगी? परिवार की मांग थी कि सबसे पहले पंचायतनामा करा लिया जाए, उसके बाद पंचायतनामा के आधार पर जो भी आता है कॉज ऑफ डेथ या और जो भी चीज़ें आती है उसके आधार पर तहरीर देंगे। तहरीर के आधार पर जो भी उनकी कार्रवाई बनती है अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कितने घंटे से सड़क जाम है? सड़क जाम की ऐसी कोई स्थिति नहीं आई थी, सभी ट्रैफिक नॉर्मल चल रहा था। अभी आप लोग भी, सभी मीडिया के बंधु भी, पत्रकार भी बंधु भी, आप लोग भी सब यहाँ पे मौके मौजूद थे। सड़क जाम की स्थिति वर्तमान में तो उस वहीं बुलंदशहर में चोला थाना पुलिस और स्वाट टीम की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 कथित गौ तस्करों के पैर में गोली लग गई। घायल आरोपियों की पहचान आरिफ और राशिद के रूप में हुई है। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी गौकशी की घटना में वांछित चल रहे थे। आरोप है कि 15 अगस्त को बदमाशों ने गौकशी की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद से पुलिस उनकी तलाश में जुटी थी। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम को आरोपियों के बारे में सूचना मिली थी, जिसके आधार पर चेकिंग और तलाशी अभियान चलाया गया। इसी दौरान पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हो गया। पुलिस के अनुसार बदमाशों की ओर से फायरिंग किए जाने के बाद जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें दोनों के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस और 1 बाइक बरामद होने की बात सामने आई है। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है और उनके आपराधिक रिकॉर्ड के साथ साथ गौकशी की घटना से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। आज दिनांक 18 अगस्त को थाना चोला की पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान चोला सिकंदराबाद मार्ग पर 2 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें दोनों बदमाश घायल हुए हैं। उक्त दोनों ने अपना नाम आरिफ पुत्र रमजान तथा राशिद पुत्र अलाउद्दीन बताया, जो ग्राम सुतारी थाना चोला के निवासी हैं तथा थाना चोला पर पंजीकृत अभियोग संख्या 217 के नामजद अभियुक्त हैं। पूरा प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 15/8/26 को थाना चोला के ग्राम सुतारी में एक गोवंश की कुछ व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में 4 नामजद व अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध थाना चोला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा जा चुका है तथा इनके पास से एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, 2 अवैध तमंचा 315 बोर के, 3 जिंदा कारतूस तथा 2 खोखा प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त इन दोनों अभियुक्तों के ऊपर पूर्व में भी एक अभियोग पंजीकृत है। प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।